भीतर को आ गया, नीचे का हिस्सा बाहर को, यूं इधर को जैसे झुक रहा है ये मकान। जब बारिश आएगी ना बहुत तबाही मचेगी। 6 साल की पोती है मेरी, वो कह नहीं दादी हम अपना घर देखने आते। तो मैंने कहा क्या करोगे तुम आगे, कहाँ रहोगे, मैं तो कहीं पे भी रह लोगे। तो अपने घर का लगाव सबको होता है ना, जन्मभूमि है, सब खत्म है आज की डेट में। जोशीमठ में मकान दरकने का आलम यह है कि मकानों को बचाने के लिए लोहे और लकड़ियों की बल्लियों का सहारा लगाना पड़ रहा है। ये मकान आप देखिए, इस मकान में इतनी ज़्यादा दरारें हैं कि ये काफ़ी सारा हिस्सा इस तरह से टूटकर नीचे गिर रहा है। तो वहीं इसकी छत को बचाने के लिए लोहे और ये लकड़ियों की बल्लियों का सहारा लगाया गया है। मैं इस घर के अंदर का भी आलम दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ज़मीन में क्रैक है, इसके अलावा छतों पर क्रैक है। और यहाँ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो मकान है इसके सामने जो चबूतरा बना है, ये चबूतरा पूरी तरह से फटकर इस दोनों मकानों को यहाँ से एक अलग कर चुका है। यानी कि दरार इतनी ज़्यादा है और करीब यहाँ अगर मैं गहराई में देख पा रहा हूँ तो 2 से 2.5 फीट के आसपास यहाँ दरार है। मेरे सहयोगी मोहन है, आगे आपको चलेंगे दिखाएंगे कि यह मकान में जो बगल में यहाँ एक छोटा सा ईंटे का साइड बनाया गया है वो भी टूट चुका है। और यहाँ ये सारी खिड़कियाँ दरारों से भरी हैं। जो फर्श है, फर्श पूरी तरीके से टूटा हुआ है। आगे आप देखिए कि ये जो घर का चबूतरा है, यहाँ पर जो टाइल्स लगी हैं वो सारी टाइल्स टूटी हुई हैं, ये उखड़ चुकी हैं। दरवाजे का आलम यह है कि ये दरवाज़ा खुल नहीं सकता और दरवाज़ा भी यहाँ से पूरा उखड़ चुका है। ज़रा घर के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ घर के अंदर का आलम क्या है। और ये गेट खुल नहीं सकता है क्योंकि दरारों की वजह से जो ज़मीन है, ये ज़मीन उठ चुकी है और यहाँ पे दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ये देखिए, मकान में दाखिल होते ही सबसे पहले एक क्रैक है और उसके बाद मकान के अंदर दाखिल होते हैं और इधर ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं तो ये दरवाजे नहीं खुल रहे हैं और यहाँ अंदर भी पूरी छत टूटी हुई है। मैम, क्या नाम है आपका? माधवी शते। आप आइए एक मिनट। आपका चूँकि मकान में बहुत ज़्यादा क्रैक है, मैं समझना चाह रहा हूँ कब से ये क्रैक चल रहा था? ये क्रैक करीब 2 महीने से, थोड़ा थोड़ा तो काफ़ी पहले से है, लेकिन ये 1 हफ्ते 10 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया। ये जितनी छत पर टूटी है सब 1 हफ्ते में? हाँ, एक छत तो, हाँ, जो दीवारें टूट रखी हैं ये 10 दिन, लगभग 10-12 दिन हो गए। मैंने बाहर देखा ये इस तरह की लकड़ियाँ लगा। हमने तब ये था कि शायद ज़्यादा ना हो, हल्की क्रैक हो, तब तक ये अलग नहीं थी दोनों वो। तो हमने ये टेक लगाए थे बल्लियाँ की छत रुक जाए, अगर दीवार टूटती है छत रुक जाए तो फिर ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन ये तो जैसे जैसे ज़मीन बैठ रही है बल्लियाँ गिर गई हैं। ये पहले इस छत को बचाने के लिए यहाँ लगाई थी आपने? बिल्कुल, उसमें छत को बचाने के लिए कि लिंटर बच जाएगा। इस कमरे में आइए ज़रा, 1 मिनट दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेडरूम था, अब है कहाँ? अब तो था कहेंगे शायद। हाँ, कहाँ है, ये तो गया सब ऐसे। तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने छत बचाने का ये इंतज़ाम किया हुआ है। हमने बेड ये एक तरफ किया, इधर है सारा वो, और इस साइड में ये टेक, ये सारे आप ऊपर देखिए लगाए इनको। लेकिन वो तो, और ये देखिए ये भीतर को आ गया, नीचे का हिस्सा बाहर को, यूं इधर को जैसे झुक रहा है ये मकान। वो सारी जमीन ये मकान के सभी। अच्छा, जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है और ये हिस्सा अभी वही, वो तो एक प्लेन था ना, पहले तो प्लेन था ना। हाँ, प्लेन होगा मकान। अभी ये बिल्कुल ऐसे यूं आ गया, ऐसा आ गया। ये वाला कोना बहुत झुक गया है ये। हाँ, वो आगे से बाहर से देखा आपने, सारा ही बैठ गया है। और यहाँ भी ये सारी भी देखिए आप, इतना ऊपर नीचे हो गया है ये कमरे में भी। अभी हमने कुछ दिन पहले ऐसे काम बाहर से, करीब 1 महीने पहले, वो मेरे भतीजे ने, उन्होंने सीमेंट का काम करवाया। थोड़ी हल्की दीवार थी, हमने यहाँ पे लगवाया। अच्छा, आपको लगा नॉर्मल क्रैक है इसलिए सीमेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा क्या के। अभी 1 हफ्ते पहले हमने बाहर सीमेंट डाला कि बारिश बर्फ जो होगी तो पानी नहीं बैठेगा, उसका तो पता ही नहीं। इस बार तो गनीमत है कि इस बार बारिश भी नहीं आ रही है, बर्फ भी नहीं। लेकिन भैया जब बारिश आएगी ना बहुत तबाही मचेगी, पानी भरेगा। और नीचे कुछ दिनों पहले तो ऐसे यहाँ से मैंने वो डाली सरिया, तो काफ़ी नीचे तक जा रहे, बिल्कुल खोखला है नीचे। कितने कट्टे हमने ये वो डाल दिए इसका, रेत गिट्टी का, लेकिन वो कहाँ जा रहा है। अब देखिए इतनी चौड़ी दीवार, इसमें अगर आप अंदर सरिया डालेंगे, सीख डालेंगे तो बहुत नीचे जा रहा है। नीचे मिट्टी खिसक चुकी है, जमीन छोड़ दी है सारे। रह कहाँ रहे हैं? अभी तो हम यहीं पे रह रहे थे,
तो 1 तारीख को नीचे वो मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट, वो इलाज चल रहा है मैक से, वो थोड़ा हार्ट पेशेंट है। हम देहरादून गए तो मैं अभी आ रही हूँ, सुबह 10 बजे यहाँ पहुँची। एक हफ्ते में कितना फर्क दिखाई दिया? बहुत फ़र्क है, ये देखो ये बाहर भीतर हो गया। 1 हफ्ते पहले तो हम ऊपर की मंजिल में रह रहे थे, आप देखिए वहाँ भी बहुत बुरा हाल। ये नहीं था तब इतना, ये इतना नहीं था। मैं अभी ये डाल के गई, ये रेत गिट्टी वगैरह इसको बंद करके कि चूहे वगैरह ना आए। दरवाजे देखिए आप खुल नहीं रहे हैं। अब रहने का देखते हैं कि जहाँ सभी रहेंगे परिवार वाले, हम भी रहेंगे। अभी रहने की प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं आज अकेली हूँ, लेकिन हमारा 8 आदमियों का परिवार है। 2 बेटे हैं, बहू हैं, उनका एक बच्चा है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। तो ये है रहने का। फिलहाल तो चलो जो भी होगा, लेकिन आगे रोजगार, होटल व्यवसाय था, वो था, सब खत्म। देखो क्या होता है अब, ये प्राकृतिक भी, हम तो प्रकृति का ही मान है कि प्राकृतिक है। पहाड़ों पे ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत अच्छी, लेकिन इतनी अच्छी ज़िंदगी मैंने कहीं नहीं देखी। हम तो इंतज़ार करते थे कब बर्फ़ गिरेगी। सबसे अच्छा सीज़न लगता मुझे दिसंबर जनवरी का, कि बर्फ़ गिरेगी, पर्यटक आते हैं, बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं, बहुत कुछ वो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं अपनी वो अच्छी बात है। लेकिन सब खत्म है आज की डेट में। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो गया है ना, ओवर हो गया है। नीचे विष्णुप्रयाग की सुरंग जा रही है, नीचे सड़क कट रही है, ऊपर कट रही है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ों की व्यवस्था की जाए। तो क्या पता सेटलमेंट के बाद, कुछ सालों के बाद तो बनाएंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपना शहर नहीं। अच्छा, एक इंसान पूरी ज़िंदगी एक एक पाई इकट्ठा करता है, घर बनाता है, उस घर में परिवार है आता ना। है। चलो मैं तो शादी होके यहाँ आई हूँ, मेरे बच्चे आज रो रहे थे कि माँ हम भी आते हैं। मैंने कहा क्या करोगे तुम आके, कहाँ रहोगे? मैं तो कहीं पे भी रह लोगे, तुम कहाँ रहोगे? तो अपने घर से 6 साल की पोती है मेरी, वो क्या नहीं दादी हम अपना घर देखने आते हैं। अरे क्या देखोगे, कहाँ रखेंगे उनको? अपने घर का लगाव सबको होता है ना, जन्मभूमि है। चलो भगवान का जो भी होगा, नहीं भगवान। बहुत मुश्किल ज़िंदगी में, इससे मुश्किल समय कभी देखा था? तो अंतिम पड़ाव पे अब कहाँ जाने को नहीं है, कहाँ जाएं। अभी हमने तो देहरादून में एक किराए पे ले लिया है, बहू है मायके में है, कब तक रहेंगे? तो अब ये है कि लड़के का, मेरा नाक की प्रॉब्लम, उसके सर्जरी ऐसे ही करी तो वो ख़राब हो गया। तो अब उस वहाँ से गंगाराम दिल्ली से उसका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते 10 दिन में उसको वहाँ जाना पड़ रहा। छोटा बेटा है वो आ रहा है पीछे से, अभी आएगा। मैं ये जैसे समझना चाह रहा हूँ बताओ। कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई घर होता है, और अपने घर को हर रात टूटते हुए देखते कितना मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड सो नहीं पा रहे हैं। जब हमने ये घर बनाया, दोनों हम सर्विस करते थे, मैं टीचर, मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस में। तो बिल्डिंग एडवांस का पैसा लिया, उस समय 45,000 रुपये उन्होंने लिया, तो बहुत बड़ी रकम थी। उसको चुकाते चुकाते वो रिटायर हो गए। फिर मैं यहाँ की चेयरमैन बनी। ठीक है, भगवान समय देता। मैंने कहा कि चलो नौकरी तो हमने इतनी कर ली, मैंने 27-28 साल, ये एक मौका दिया है तो पहचान है। किन लोगों से हम मिलते हैं, क्या ये मौका मैं क्या कर सकती हूँ अपने शहर के लिए? हुआ अच्छा समय निकला वो भी। आप तो यहाँ पालिका की अध्यक्ष थी, 5 साल आपने जो है 8 तक 5 साल आप चेयरमैन रही। आपने कभी अपने कार्यकाल में ये नहीं सोचा कि शहर में इतना निर्माण हो रहा है तो इसको रोकने के लिए? ये तो वो है ना, निर्माण का सत्ता। तब वो जब मैं चेयरमैन थी तो जो हमारे जेई थे, मैंने उनसे पूछा यार मकान का क्या है, मतलब हम इतनी मंजिल बना लेंगे कैसे भी? हमने भी बना रखा है 2 मंजिल तो है। तो उन्होंने कहा कि ये है, हम केवल 2 मंजिल तक की, 2 सेकंड फ्लोर तक की परमिशन देते हैं, उसके बाद उनकी इच्छा है, अगर वो अपना नुकसान खुद करते हैं तो। ये है, यानी ये जो शहर हमारे कहने से कौन रोकेगा? ये हम नहीं करे, सभी ने किया है। लेकिन अब देखिए औली जो कि एक बुग्याल घास का वो था मैदान, वो कंक्रीट का मैदान बन गया। तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रेशर जरूर पड़ेगा। वैसे भी जब कह रहे हैं कि जोशीमठ एक कच्ची मिट्टी पे, राख के उस पे है, तो हम भी हैं उसके लिए। पब्लिक जनता जवाब वो है उसके लिए कि क्यों हम इतना वो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की भी तो कोई नीति नहीं है। अगर दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे तो चोर तो घुसेगा ना, कुत्ते घुसेंगे, चोर घुसेगा। तो विकास के नाम पर जितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ
वो सब विनाश हो ज़्यादा हो गया। एनटीपीसी के हम शुरू से भी लड़ाई लड़ रहे थे, भाई परियोजना है उसमें हमें भागीदारी दी जाए, जो इनकम होगी इस क्षेत्र का अगर नुकसान हो रहा तो। लेकिन ये होता ना कि लोकल पॉलिटिक्स में कि अब बगल वाले का घर मतलब उनको ज़मीन जा रही, तो मुझे तो ये कहा गया कि मतलब उसने अपने पड़ोसी को, चाहे वो कि तुम यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते हो, तब लोकल पॉलिटिक्स वो हो जाती है, हैवी हो जाती है। जब वो हावी हो जाएगी तो जिम्मेदार सरकार भी है और यहाँ के लोग भी। हम भी हैं, क्यों नहीं है जिम्मेदार, इसके लिए सभी हैं। हमने भी, ये जंगल कहाँ है हमारे, सारे कट गए हैं, तो जंगल भी तो एक हमारी सुरक्षा वो है, तो सभी हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल सरकार कौन है, हम ही हैं। लेकिन गाइडलाइन होनी चाहिए ना, कोई भी सरकार हो, हमें उससे नहीं, गाइडलाइन हो कि क्या होना चाहिए, कहाँ तक निर्माण कार्य हो, कितना वो हो, पहाड़ों में किस ढंग के मकान बने, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर यहाँ के मिट्टी पत्थर से यहीं पे मकान बनाते हैं तो कोई परेशान नहीं है, लेकिन हम नीचे से ला करके इतना, अब यहीं पे देखिए आप, इतना बोझ इस ज़मीन पे है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। आखिर में बस एक सवाल कि इसको दैवीय आपदा मानती हैं या इंसानों की करतूत की वजह से ये सब विनाश हो रहा है? इसमें ज़्यादा परसेंटेज तो इंसानों की करतूत की वजह से हो रहा है। मतलब जो इंसान, मतलब हम ये सरकार पब्लिक की बात नहीं है, जो मतलब बिना प्लानिंग के जो चल रहे हैं योजनाएं। पहले कहते थे जो एनटीपीसी ऊपर वो है, उसमें भूगर्भ वालों की रिपोर्ट थी, जो उसमें था कि नहीं जा सकते टनल। फिर जो वो पहले वैज्ञानिक थे वो रिटायर हुए, मतलब जो मैं आज बता रहे हैं लोग कि उन्होंने रिपोर्ट दूसरी लेकर के टनल, मतलब यहाँ पे परियोजना का शुभारंभ किया। अब वो परियोजना का पानी जो अभी मारवाड़ी में आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी पिसा हुआ, तो कहीं ना कहीं तो होगा, सीवर का तो है नहीं, वो तो है। अब दैवीय आपदा तो तभी आती है ना जब अति वो हो जाएगा। अब देखिए बर्फ़ नहीं गिर रही है, नहीं तो पहले दिसंबर में खिड़की के लेवल तक बर्फ़ रहती थी, हम साफ करके बच्चों को कहीं पे खड़े होने की जगह कहाँ है, वो टेम्परेचर एकदम बदल गया। तो सभी है, पर यही है कि एक शहर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, इसमें और कुछ नहीं, पहचान ख़त्म हो जाती है। हम बहुत उससे कहते थे कि हम जोशीमठ के रहने वाले हैं, वो चीज़ नहीं है, मतलब हमारी पहचान पे प्रश्न चिन्ह है कि हम कौन हैं। अदरवाइज होता रहता है, मकान तो बनते रहेंगे, जाते रहते हैं। ऋषिगंगा का वो हुआ, हम अपने को कैसे तसल्ली दे रहे हैं, 2021 जो ऋषिगंगा फ्लड आया, उसमें लोगों के बहुत जवान बच्चे, मतलब घर उजड़ गए, तो क्या करें, वो तो बहुत बड़ी आपदा थी। चलो हमारा ये है कि समय रहते हमने देख लिया है, कम से कम जान माल की सुरक्षा, और ठीक है, बाकी उस भगवान बद्री विशाल का जो भी है, देखिए ना कितना तिरछा हो गया है, इतना बैठ गया है। तो मकान बनते रहते हैं, लेकिन शहर खत्म हो रहा है, शहर की पहचान खत्म हो रही है, और ये हमारे आप जैसे लोगों की भी वजह से हो रहा है। और इसमें जिम्मेदार सरकार भी है, तो हम भी हैं, आप भी हैं, हर कोई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों लाख पर्यटक इस इलाके में हर साल आते हैं। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, विकास के नाम पर कई ऐसे परियोजनाएं चल रही हैं जो लोगों को लगता है कि इस शहर की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस शहर की पहचान को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकता का हवाला होने के बाद भी, तमाम रिपोर्ट्स होने के बाद भी बेतरतीब तरीके से यहाँ पर काम हुआ, और उस काम का नतीजा ये है कि आज पूरा ये शहर, जो कि कह सकते हैं कि चीन के बॉर्डर के नज़दीक आखिरी शहर है, वो शहर तबाह हो रहा है। लोग परेशान हैं, मकान दरक रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है, और स्थिति ये है कि लोग घर छोड़कर विस्थापन की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस कोशिश के बीच में ये शहर कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है और परेशान है, क्योंकि प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, और प्रकृति की वजह से तमाम ये दरारें दिखाई दे रही है। तो मैं और मोहन कहीं और चलेंगे, कुछ और जगहों पर स्थिति को समझेंगे, जानेंगे, और कितना ख़तरनाक हालात यहाँ बना हुआ है उसको आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए ललन टॉप।